अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिडल ईस्ट में इसराइल की जानिब से छेड़ी गई जंग का दायरा फैलता जा रहा है और इसकी मुखालिफ तंजीमें हमास, हिजबुल्लाह, कुद्स फोर्स, यमन के हौसी बागियों के अहम लीडरों को इसराइल ने चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया है। इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत से लेकर हसन नसरुल्लाह और अब हालिया दिनों में याहिया सिनवार को शहीद करने तक इसराइल की अपनी मुखालिफ अस्करी तंजीमों के लीडरों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आज इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास के नए चीफ बनाए गए याहिया सिनवार की हालात जिंदगी और रिफ्यूजी कैंप से लेकर हमास लीडर बनने तक के उनके सफर के बारे में बात करेंगे। गजा में याहिया सिनवार की हलाकत हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उनकी मौत हमास के लिए एक संगीन धचका है। सिनवार ने हमास को एक जंगी कुव्वत में तब्दील किया और उन्हीं की बदौलत हमास ने इसराइल की रियासत को उसकी तारीख की सबसे बड़ी नाकामी से हमकिनार किया था। यानी 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के चौंका देने वाले हमलों की सूरत में। रही बात याहिया सिनवार की शहादत की, तो सिनवार इसराइली स्पेशल फोर्सेस की जानिब से किए गए एक सोचे समझे ऑपरेशन में मारे नहीं गए, बल्कि साउथ गजा के इलाके रफा में इसराइली फोर्सेस से अचानक इनकाउंटर के नतीजे में हलाक हुए। इस मौके पर बनाई गई एक तस्वीर में जंगी लिबास में मलबूस याहिया सिनवार को एक तबाहाल इमारत के मलबे में मुर्दा हालत में दिखाया गया। वो फायरिंग के बाद जख्मी हालत में एक सोफे पर निढाल बैठे हुए हैं और तभी वहां इसराइली ड्रोन आता है, जिसकी फुटेज में देखा जा सकता है कि याहिया सिनवार सोफे पर बैठे बैठे अपनी मौत के आखिरी लम्हात में भी सरेंडर नहीं करते, बल्कि इसराइली ड्रोन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस फुटेज को देखकर इसराइल ने इस बिल्डिंग पर बमबारी कर दी जिसमें याहिया सिनवार की मौत हुई। इसराइली जेल में 22 साल कैद के दौरान इसराइल ने उनका डेंटल यानी दांतों का रिकॉर्ड और डीएनए के नमूने लिए थे और इसी के बदौलत इसराइल ने सिनवार की मैयत की शनाख्त की है। अबू इब्राहिम के नाम से फलस्तीनियों में मशहूर याहिया सिनवार 61 बरस के थे। वो गजा की पट्टी के जुनूब में खान यूनिस के एक पनाहगजीन कैंप में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन का ताल्लुक अस्कलान से था और उन्हें अल-नक्बा यानी इसराइल के क़याम के नतीजे में सन 1948 में बड़े पैमाने पर जबरन अपने आबाई इलाके छोड़कर हिजरत करनी पड़ी थी। उन्होंने खान यूनिस के एक सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की थी और फिर गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी ज़ुबान में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी। फ़लस्तीन की सूरत हाल और हमास पर गहरी रिसर्च रखने वाले माहिरीन बताते हैं कि याहिया सिनवार की जवानी के दिनों में खान यूनिस इख्वानुल मुस्लिमून नामी तंजीम का गढ़ था। सिनवार को सन 1982 में पहली मरतबा इसराइल ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो 19 बरस के थे। उन्हें इंतहापसंद सरगर्मियां में मुलविस होने के जुर्म में सन 1985 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। ये वो वक्त था जब उन्होंने हमास के व्हील चेयर तक महदूद बानी शेख अहमद यासीन का एतमाद हासिल कर लिया था। माहिरीन का कहना है कि शेख अहमद यासीन और याहिया के दरमियान कुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। 2 साल बाद यानी 1987 में हमास का क़याम अमल में आया और सिनवार ने ही ग्रुप का होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कायम किया जिसे अल-मजद का नाम दिया गया। उस वक्त सिनवार सिर्फ 25 साल के थे। अल-मजद हमास का ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका काम गैर अखलाकी हरकत करने वालों को सज़ा देना, वहीं इसराइल की मदद करने वालों और इसराइल के लिए मुखबिरी करने वालों के लिए सख्त सज़ा भी यही डिपार्टमेंट दिया करता था। याहिया सिनवार ने उस डिपार्टमेंट के जरिए गैर अखलाकी हरकत करने वालों को तो सज़ाएं दी है, लेकिन इसराइल की मदद और मुखबिरी करने वालों को भी हलाक कर दिया। उन्होंने दर्जनों इसराइली मुखबिरों को गजा में कत्ल कर दिया था, जिसके लिए उन्हें खान यूनिस के कसाब का लक़ब भी मिला। इसराइली जेल में अमेरिका के एक रिसर्चर अहद यारी ने सिनवार का कई मरतबा इंटरव्यू किया। अहद यारी का सिनवार के बारे में तज़किया भी दिलचस्प है। यारी का कहना है कि सिनवार नफ्सियाती मरीज हैं। ये कहना एक गलती होगी क्योंकि फिर आप उनकी उस पुरअसरार और पेचीदा शख्सियत को नज़रअंदाज कर जाएंगे जो उनका खासा है। यारी कहते हैं कि वो इंतहाई शातिर और चालाक हैं।
जब सिनवर उनसे बात करते हुए ये कहते हैं कि इसराइल को तबाह करना ज़रूरी है, तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि फ़लस्तीन में यहूदियों की कोई जगह नहीं। साथ ही मजाक में ये भी कह देते हैं कि हो सकता है कि हम आपके लिए गुंजाइश निकाल लें। जब सिनवर जेल में थे तो उन्होंने इब्रानी ज़बान यानी यहूदियों की ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया था और इसराइली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते थे। यारी का कहना है कि सिनवर हमेशा उनके साथ इब्रानी ज़बान में बात करने को तरजीह देते, हालांकि यारी खुद अरबी ज़बान बोलना जानते थे। याह्या सिनवर को सन 2011 में एक डील के बाद रिहा कर दिया गया था। कैदियों के इस तबादले में 1028 फलस्तीनी और इसराइली अरब कैदी रिहा हुए थे, जिसके बदले में एक इसराइली यरगमाली फौजी गलाद शालिद की रिहाई मुमकिन हुई थी। इसराइली डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में से अक्सर का यह भी मानना है कि अल सिनवार को यरगमाली इसराइली फौजी के बदले जेल से छोड़ना संगीन बेवकूफ़ी थी। इसराइली जेल से रिहाई के बाद जब सिनवार गजा वापस गए तो उन्हें फौरी तौर पर बतौर लीडर तस्लीम कर लिया गया। इसका ज्यादा ताल्लुक इस बात से था कि उन्होंने हमास के बानी लीडर के तौर पर नाम कमाया था और उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल इसराइली जेल में गुजारे थे। इसके अलावा इसराइल के हामी उनसे डरते थे। ये वो शख्स है जिसने दर्जनों इसराइली मोबरों को अपने हाथों से कत्ल किया था। वो एक ही वक्त में बहुत जालिम, जारे मिजाज और पुरकशिश शख्सियत के मालिक भी हैं। अहद यारी का कहना था कि जेल से रिहा होने के फौरन बाद अल सिनवार ने फौरी तौर पर इज्जुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड्स और चीफ ऑफ स्टाफ मरवान इज्जा से इत्तेहाद कर लिया। यारी का कहना है कि सिनवार एक ऐसी शख्सियत हैं जो नज़्म व ज़ब्त का भरपूर ख्याल रखते हैं। अगर आप सिनवर की हुक्म अदूली करें तो ये अपनी जिंदगी दाव पर लगाने के मुतरादिफ होगा। इसराइल ने कई मरतबा याह्या सिनवार को कत्ल करने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल यानी 2023 के आखिर में भी इसराइल ने उन्हें कत्ल करने का दावा किया था, लेकिन वो इस कातिलाना हमले में बचने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल ने लाख कोशिश की, कई ऑपरेशंस चलाए ताकि सिनवार को गिरफ्तार या कत्ल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हद तो ये हो गई थी कि एक मौके पर इसराइली फोर्स को उनके ठिकाने का पता चला और जब वो रेड करते हुए टनल में सिनवर को पकड़ने पहुंचे तो सिनवर तो वहां नहीं मिले, लेकिन उनकी रखी कॉफी मिल गई जो गर्म थी। बहरहाल हमास ने यह तस्लीम कर लिया है कि याह्या सिनवार इसराइल के साथ मरते दम तक लड़ते हुए शहीद हो गए। उधर इसराइल में जश्न का माहौल है और गजा जंग के खात्मे के इशारे दिए जा रहे हैं और हमास को खत्म करने का इसराइल दावा कर रहा है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सन 1990 की दहाई से हमास का हर रहनुमा इसराइल के हाथों मारा गया, लेकिन हमेशा उनका एक जानशीर मौजूद होता है। ऐसे में जब इसराइल सिनवर के कत्ल का जश्न मना रहा है तो हमास के पास अब भी यरगमाली मौजूद हैं और वो अब भी लड़ रहे हैं। आखिर में आपके साथ चंद ऐसे नाम नहाद मुस्लिम सेक्युलर्स या इंटेलेक्चुअल्स की बातें शेयर कर रहा हूं जो फ़लस्तीन और गजा के ताल्लुक से अपना अलग ही नज़रिया रखते हैं। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र पड़ी जिसमें मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही हमास और फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से मुतनाज़ बातें कही गई थी। इस पोस्ट से ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ पाकिस्तानी लोगों की ज़हनी उपज है जिनके मुताबिक अपनी लड़ाई के लिए बार बार की कोशिश पागलपन है और ये पागलपन ईरान, हमास और दूसरी मुस्लिम मुसल्लह तंजीमें कर रही हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि 75 साल से मार खा खा के अकल आ जानी चाहिए कि इसराइल से जंग नहीं जीत सकते। अरब मुल्कों ने मुत्तहिद होकर भी जंग करके देख ली और बहुत सा रकबा गंवाया। फिर मिस्र, तुर्की और जॉर्डन जैसे मुल्कों ने समझदारी दिखाई और अपनी आवाम को बचा लिया। इस पोस्ट के लिखने वाले के मुताबिक ज़मीन कुछ नहीं होती। हज़ारों साल की मालूम तारीख में ज़मीनों के मालिक बदलते रहे हैं। इसराइल खूनी दरिंदा है तो आपके सर पर भी खून सवार है, लेकिन इसराइल मिस्र पर क्यों नहीं चढ़ दौड़ा, सऊदी अरब पर हमला क्यों नहीं कर रहा, औरों को छोड़े पाकिस्तान से लड़ाई क्यों नहीं करता? इसलिए कि ये ममालिक इसराइल को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो इसलिए वो इन ममालिक को भी तकलीफ नहीं पहुंचा रहा। जो इसराइल की दुम पर पैर रखेगा तो वो जवाब में उसे काटने को दौड़ेगा। इसलिए फ़लस्तीनी जंगजू और हमास इसराइल को धमकियां देना बंद करें और अपने लूले लंगड़े रॉकेट और मिसाइल गोदाम में डालें। इसराइली अवाम खुद नेतन्याहू को निकाल बाहर करेंगे।
ये रहा पाकिस्तानी नाम नहाद का पोस्ट। बेशक इस पोस्ट से एक आम जहन जो तारीख से नावाकिफ है वो तो कहेगा कि ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसराइल के खिलाफ सिर्फ फलस्तीनी अवाम, खासकर गजा के लोग और यहाँ की मज़ाहमती तंजीमें ही क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि उनके घर छीने गए, उनके माँ बाप और रिश्तेदारों को उनके सामने कत्ल किया गया, उन्हीं की ज़मीन से उन्हें निकाल दिया गया। मुसलमानों की इस क़िबले अव्वल को इसराइल ने अपने कब्जे में ले रखा है कि जहां नबी आखिरुज़्ज़मान ने तमाम अंबिया की इमामत की थी और मेराज का यहीं से सफ़र किया था। मुसलमानों के इस तीसरे मुक़द्दस मकाम को इसराइल के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए जो फ़लस्तीनियों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी और ने नहीं थी। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब में अगर इसराइल फ़लस्तीनियों के जैसा सलूक करता तो क्या ये ममालिक चुप बैठते? रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के ऐसे नाम नहाद खुद साख्ता इंटेलेक्चुअल्स जो इस तरह की पोस्ट शेयर करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो तब भी ऐसे ही अपनी दलीलें देते रहे थे जब हमारी साबिका प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान मुंह देखता रह गया था। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है, फिर कभी आइंदा इस बारे में बात होगी। आज के एपिसोड में अगर आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए PPN चैनल।